बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर सानिया चौधरी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान के अवाम के साथ तो वो हो रही है जो आज तक कभी नहीं हुई। इस मुल्क में आटा नहीं मिल रहा गरीब आदमी को। देहातों का हाल ये हो गया है कि वहाँ से आटा जो है वो गायब ही हो गया है। और कुछ डायरेक्ट लोगों का जिनका मुझसे रब्ता हुआ उसमें ये सूरत हाल आ गई है कि लाहौर के शहर से बहावलपुर के गांव लोग आटा ख़रीद के लेके जा रहे हैं। यहाँ से 5-6 मन गंदम इकट्ठी करके आटा बनवा के या गंदम लेके जो भी मिल पर पड़ रहा है बन पा रही है, लोग उठाकर अपने घरों में ये चीज़ें इकट्ठी कर रहे हैं कि किसी तरह से अगले चंद माह गुजर जाएं। हुकूमत ने जो एक मुजाहरा किया है अपनी नाअहली का, और पता नहीं किस बात का बदला इस मुल्क से लिया जा रहा है, इस मुल्क के अवाम से लिया जा रहा है कि अगर उनको इस चीज़ का नहीं उनके समझ में था कि वो इस मुल्क की बागदौड़ जो है उसको चलाकर कम से कम इस मुल्क के अवाम को अगर रिलीफ नहीं दे सकते तो कम से कम उनको मज़ीद दिक्कत में ना धकेलते। तो अगर नहीं थी उनके बस में ये बात तो जाने देते, कोई ज़रूरी तो नहीं था, लेकिन मकसद तो था एनआरओ। मकसद तो था कि किसी ना किसी तरीके से अपनी केसेस जो हैं उनको ख़त्म किए जाएं। जो उनके मनी लॉन्ड्रिंग का अरब बहा पैसा एक स्टेक के ऊपर लगा हुआ था उसको ख़त्म किया जाए, मुल्क की बागदौड़ संभाली जाए, पावर इंजॉय की जाए। जो ख़जाने में 16 अरब डॉलर उस वक्त पड़ा हुआ था जिस वक्त रजीम चेंज हुआ, उसमें अब बमुश्किल 3 अरब रुपए के करीब जो है वो रह गया है, और वो भी पाकिस्तान का नहीं है। जिस वक्त आखिरी 6 था तो वो चाइना, यूएई और सऊदी अरेबिया के पैसे थे जिनकी देने की एक कंडीशन ये थी कि वो पैसे इस्तेमाल नहीं होंगे, लेकिन वो भी अब इस वक्त आधे रह चुके हैं। और इस मुल्क में जो जो अवेलेबिलिटी है इस वक्त पैसों की, फॉरेन रिजर्व्स की, उसकी उसकी उसके तनाज़ुर में इम्पोर्ट्स बंद हैं, मिनिमल हो रही हैं। खुर्दनोश की अशिया जो हैं वो मुल्क में नहीं पहुंच रही, दवाइयाँ मुल्क में नहीं पहुंच रही, इंडस्ट्री बंद होती चली जा रही है। सो मच हो कि इवन जो दवाइयाँ बनाने वाली जो इमरजेंसी मेडिकेशन की दवाइयाँ इस मुल्क में बनती थी, उनकी फैक्ट्रियों ने भी एक अल्टीमेटम दे दिया है कि जी हमारे हाथ उठा लिए हैं, हमारी बस हो गई, अब इसके आगे हम मज़ीद नहीं प्रोडक्शन में रह सकते। टेक्सटाइल इंडस्ट्री पहले बंद हो चुकी थी, स्टील इंडस्ट्री पहले बंद हो चुकी, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का जो बेड़ा गर्क था वो 30 जून 2022 को जो बजट दिया गया उसके अंडर उसमें जो नए टैक्सेस दिए गए, जो इस वक्त कोर्ट्स में जिनकी टसल चल रही है और जिसकी वजह से कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री और रियल एस्टेट मार्केट जो है वो दोनों बैठी हैं। टेक्सटाइल की मार्केट बैठी है, एक्सपोर्ट्स जो हैं वो बैठ गई हैं, रेमिटेंसेस बाहर से आ नहीं रही हैं, फॉरेन रिजर्व्स जो हैं वो रोज़ तेज़ी से नीचे नोज डाइव कर रहे हैं, और डॉलर की कीमत जो है वो आसमान की तरफ उसने उड़ान की हुई है। और वाहिद गुड्डी जो इस वक्त फरवरी में बसंत की चढ़ने की बजाय जो गुड्डी चढ़ रही है वो डॉलर की चढ़ रही है। आप मार्केट में चले जाएं, कोई आपको यूरो या दिरहम या पाउंड ख़रीदने वाला नहीं मिलेगा, हर किसी को सिर्फ डॉलर चाहिए। डॉलर इकट्ठा हुआ चला जा रहा है, डॉलर पता नहीं अफ़गानिस्तान जा रहा है कि लोगों की जेबों में जा रहा है या लोगों के घरों में उनकी छतों में छुपा हुआ है, अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर जानती है। लेकिन इस मुल्क से जा रहा है, कहाँ जा रहा है कुछ समझ नहीं आ रही है, लेकिन रिजर्व्स में नहीं जा रहा, ना बाहर से आ रहा है ना अंदर से जा रहा है। और अगले चंद माह में रमज़ान जो है उसकी आमद है। रिवायती तौर पे हर रमज़ान से पहले इस मुल्क के जो मुसलमान यहाँ पर क्या मैं कहूँ उनको, हम भी अल्लाह ताला हम सब की मग़फ़रत करे। ख़ुसूसी तौर पे महंगाई सिर्फ रमज़ान आने की आमद पर हो जाती है, जब मुल्क के हालात बिल्कुल नॉर्मल हों, मुल्क के हालात में कोई परेशानी का आलम ना हो, बिल्कुल स्मूथली हर चीज़ जा रही हो, तो उस वक़्त भी सिर्फ रमज़ान आ गया इस चक्कर में महंगाई हो जाती है। साथ ही होर्डिंग शुरू हो जाती है कि अगले हफ्ते रेट और बढ़ जाएगा, 2-4 दिन बाद रेट और बढ़ जाएगा। आटे, दालें, घी
चावल, हर चीज़ के रेट बढ़ जाएंगे और उसके बाद अवाम जो है वो पिसती चली जाती है। यूटिलिटी के जो नर्ख हैं, भले वो बिजली हो, भले वो गैस हो, भले जहाँ पे पानी के नर्ख चार्ज किए जाते हैं जिन सोसाइटीज़ में, भले वहाँ पर वो बिल आते हों, हर चीज़ के जो टैरिफ्स हैं, हर चीज़ के रेट्स जो हैं वो बदस्तूर ऊपर की उड़ान उठाए हुए हैं और कहीं से नीचे अवाम को रिलीफ देने का कोई एक कदम भी जो है वो नहीं उठाया जा रहा। खदशा इस बात का है कि जो इम्पोर्ट होती हैं दालें, वो भी अब इस मुल्क का स्टॉक ख़त्म होने के करीब है। गंदम इस्तेमाल हो चुकी है, आगे उसकी भी शदीद किल्लत है जब तक कि अगली गंदम की कटाई का मौसम अप्रैल और मई में नहीं आ जाता और वो गंदम मुल्क में अवेलेबल नहीं होती, और वो भी उस शर्त पे कि अगर उसको भी अफ़गानिस्तान और अफ़गानिस्तान के ज़रिए आगे सेंट्रल एशियन स्टेट्स में स्मगल नहीं कर दिया जाता, जहाँ से उसकी जो कीमत है वो कदरे बढ़ जाती है और वहाँ से लोगों को, चूँकि इस मुल्क में बसने वाले मुसलमानों को ज़्यादा फ़ायदा होता है, तो वो इस बात को भूल जाते हैं कि इस मुल्क की भी कोई रिक्वायरमेंट है खाने पीने की, खुर्दोनोशी अशिया की। और ये सूरत हाल जो है वो फूड शॉर्टेज और फूड सिक्योरिटी इश्यूज़ की तरफ जा रही है और ये दुनिया भर में एक आम वजह रही हुई है सिविल वॉर और सिविल अनरेस्ट की। अल्लाह ताला पाकिस्तान को उस वक्त से पहले कोई संभलने का कोई मौका दे दे, कोई सूरत हाल बना दे कि किसी तरह से इस मुल्क की इकॉनमी जो है वो बेहतरी की तरफ चली जाए। इस वक्त IMF की टॉक्स में एक डेडलॉक चल रहा है और उस डेडलॉक की वजह से एक दिन डॉलर जो है वो ऊपर जाना शुरू हो जाता है और अगले दिन जब कोई एक बयान हुकूमत की तरफ से इस तरह का आ जाता है कि जी IMF के साथ सारे मामला तय हो गए हैं और अब मसला हल हो गया है, तो उस दिन डॉलर का थोड़ा सा मार्केट में उसकी एडजस्टमेंट होती है। तीसरे दिन फिर IMF का बयान आ जाता है कि जी हमारे साथ तो कुछ भी फाइनल नहीं हुआ, आप ये XYZ ये हमने लिस्ट दे दी है, इस लिस्ट को पूरा कर लें, जैसे ही वो पूरी हो जाएगी तो हम फिर आपसे इसके आगे की बात फिर बैठ के करेंगे। पैसे आने का तो दूर दूर तक कोई इम्कान नहीं है। जो इस वक्त शराइत भारी किस्म की रखी जा रही हैं वो कि जी सबसे पहले मिनी बजट दें। मिनी बजट का मतलब होता है कि जी अगले अब कौन से टैक्स लगाने जा रहे हैं और अब इसके बाद कौन से नर्ख जो हैं वो बढ़ाए जाएंगे, कितने % बढ़ाए जाएंगे, किस बिल पे कौन सा नया टैक्स लगेगा, और इस तरह से ये चीज़ें आगे चलती रहेंगी। इसके अलावा 170 अरब का एक शॉर्टफॉल आ रहा है टैक्स कलेक्शन का, उसको भी उसकी भरपाई के लिए मिनी बजट में दोबारा से नए टैक्सेस लगाने के लिए कहा गया है। तो अब जब ये सूरत हाल कहीं पूरी होगी तो उसके बाद आगे की बात होगी कि जी अब आगे की शराइत ये हैं और नई शराइत सुना दी जाएंगी। ग्रेड 17 के जो अफसरान हैं उनके लिए IMF ने ये शराइत रखी कि जी उनके एसेट्स की डिक्लेरेशन अंदरून मुल्क बैरून मुल्क वो फौरी तौर पे की जाएं, और इस बारी वो सिर्फ अग्रीमेंट्स नहीं हो रहे, इस बारी वो इम्प्लीमेंटेशन पे जा रहे हैं। नोटिफिकेशन बाकायदा जब तक जारी नहीं हुआ वो उससे बैक ऑफ नहीं किए कि ये आपने शर्त मान ली है। तो अब हर चीज़ जो है वो बैठ के ये इम्प्लीमेंटेशन पूरी करवा रहे हैं, क्योंकि जो डेटा दिया जा रहा है, इससे पहले भी इसहाक डार साहब ने एक दफ़ा IMF के साथ फिगर फिजिटिंग उनकी जो थी जिसकी बेस पर उन्होंने डॉलर को स्टैटिक रखा हुआ था, इससे पिछली 2013 से 2018 तक जो PMLN की हुकूमत थी उसके दौरान में, तो उस वक्त भी उनकी ये सारी सूरत हाल सामने आई। फिगर फिजिटिंग के लिए पाकिस्तान को इससे पहले IMF की तरफ से बाकायदा मिलियंस ऑफ डॉलर्स के हवाले का जो एक क्वांटम है उसमें जुर्माना भी आयद हो चुका है, और गालिबन पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसको गलत फिगर्स बयान करने पे और झूठ बोलने के ऊपर IMF के साथ जुर्माना किया गया है। ये तो पाकिस्तान की रेपुटेशन इस दुनिया में PMLN के फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं उन्होंने बना के रख दी है और इस पूरे मुल्क का तमाशा लगा दिया है दुनिया के आगे। जहां कशकोल लेकर जनीवा जब गए हैं कॉन्फ्रेंस के ऊपर, और वहां पर क्लाइमेट रिजिलियंट कंट्रीज़ के हवाले से पाकिस्तान को तकरीबन 10-10.5 अरब के करीब डॉलर्स थे, तकरीबन 10 बिलियन प्लस US डॉलर्स,
उनके जो प्लेजेस हुए उसमें से अभी तक कोई पैसे नहीं हुए और पाकिस्तान नहीं पहुंचे। और वो जो प्लेजेस हैं उनकी सूरत भी इस तरह से की गई है कि जी आपके ऊपर तो एतबार नहीं है, लिहाजा हम आपके लिए प्रोजेक्ट सेलेक्ट करेंगे कि आपके लिए कौन से प्रोजेक्ट्स फीजिबल हैं और आप उन प्रोजेक्ट्स के ऊपर क्या क्या पैसे लगाएंगे, और उसका जो बेशतर हिस्सा है वो लोन्स की सूरत में है, वो एड या ग्रांट की सूरत में कतन नहीं है, वो लोन्स की सूरत में आ रहा है। और जो एक मिनिमल सा उसका एक फ्रैक्शन है, सिर्फ वो कुछ ग्रांट या एड है, लेकिन वो भी प्रोजेक्ट्स जो हैं वो सिलेक्शन उनकी अपने हाथ में रखी है। और ये डोनर एजेंसीज जो है जैसे डीफेड है, यूएस एड है, यूके एड है, ऑफसेड है, ये इन सब एजेंसीज के थ्रू ये पैसे आते हैं और इनके जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसके ऊपर फॉरेन कंसल्टेंट्स की, जो आज से पिछले तकरीबन 10 साल पहले कुछ प्रोजेक्ट्स पे काम करने का मुझे एज अ मॉनिटरिंग कंसल्टेंट एक्सपीरियंस रहा, तो उसमें ये इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर $1000 प्लस पर डे एक एक कंसल्टेंट की फीस होती है। और बहुत सा पैसा जो वो एक हाथ से देते हैं वो दूसरे हाथ से ले लेते हैं और साथ साथ आपको उसके ऊपर बहुत सा इंटरेस्ट जो है वो साथ में देना पड़ता है। तो ये ज़ाहिर है बीच में कमीशंस भी इन्वॉल्व होती हैं, बीच में एडमिन के पैसे होते हैं, आपने लॉजिस्टिकल सपोर्ट, नई गाड़ियां आ रही हैं, ड्राइवर्स रखे जा रहे हैं, एंटरटेनमेंट, खाना पीना, चाहे इस तरह की हर चीज के ऊपर इस एड में से पैसा जाना है। एक तो मुल्क पहले ही दिवालिये के दहाने पर आया खड़ा है, उसके बाद और लोन लें और लोन मुसल्लत कर दें और डाल दें उसका वजन इस मुल्क की कौम के ऊपर, ताकि सारी जिंदगी ये एक विशिष्ट साइकिल में चलते रहें। मत इकोनॉमी को उठने दें, मत एक्सपोर्ट्स की तरफ जाएं, इंडस्ट्री करें बंद, ताकि लोग जो 4 लोग लगे हुए हैं एम्प्लॉयमेंट में, अपने घर कोई वसीला, कोई जरिया, कोई पैसे हर महीने लेके आ रहे हैं, उनका वो भी बंद हो जाए। बच्चे बिलक बिलक के रो के मर जाएं, या आपको आके वापस फिर से वोट किसी न किसी तरीके पे, किसी फॉर्म पे, किसी वादे पे, किसी बिरयानी की प्लेट के ऊपर या किसी कीमे वाले नान के ऊपर आपको आके वोट डाल दें और आप उनके साथ फिर वो करें जो गैर भी अपने, वो कहते हैं चुड़ैल भी साथ घर छोड़ देती है। लेकिन यहाँ पर सूरत हाल कुछ अजीब ही है कि इस मुल्क में सवाए इस अवाम के साथ ज्यादती के, सवाए इस अवाम के साथ एक जो सलूक किया जा रहा है उसको बयान करने के लिए अल्फाज कम पड़ जाते हैं। तो ये तो रहा IMF का हाल। अब इसके बाद सवाल ये रह गया कि इमरान खान की हुकूमत के ऊपर कुछ इल्ज़ामात थे कि महंगाई बहुत बढ़ गई थी और वो हुकूमत उस वजह से अवाम को फेवर करने के लिए, अवाम की बेहतरी के लिए उसका हटाया जाना बहुत ज़रूरी था, उसको हटा दिया। अब एक लम्हे को सिर्फ इस बात का जायजा ले लीजिए कि अगर आज इमरान खान की हुकूमत होती तो ये मुल्क आज कहाँ खड़ा होता। जिस वक्त इमरान खान की हुकूमत गई 6% के ऊपर इकॉनमी जो थी वो प्रोग्रेस कर रही थी। ये IMF के अपने सर्विस और उनके फिगर्स हैं और इंटरनेशनल लेवल के फिगर्स हैं, पाकिस्तान के अपने इदारों के फिगर्स हैं, मुख्तलिफ एजेंसीज जो सर्वे करती हैं, जो इकॉनमी को ओवरलुक करती हैं, ये उनके फिगर्स हैं कि ना सिर्फ उस वक़्त हम 6% पर तरक्की कर रहे थे, बल्कि उस टाइम के ऊपर इन्फ्लेशन इंतहाई कंट्रोल थी, 10-11% पे इन्फ्लेशन चल रही थी और एक्सपोर्ट्स जो थी वो एक काफ़ी अरसे में इस कदर जो एक का ये ऑल टाइम एक हाई था। बम्पर क्रॉप्स जो 5 मेन क्रॉप्स हैं पाकिस्तान की, जिसमें कॉटन, गंदम, चावल, ये इस तरह से हैं, ये ऑल टाइम हाई पे थी और रिजर्व्स जो थे वो $16 बिलियन से तजावज़ कर गए हुए थे। रेमिटेंसेस ऑल टाइम हाई पे थी और एक बड़ी बेहतरीन सिचुएशन चल रही थी। पेट्रोल जो था तकरीबन 150 रुपए के अराउंड था, मेरा ख्याल है, मैं गलत नहीं हूँ। लेकिन जैसे ही ये हुकूमत गई है और रातों रात जैसे इस मुल्क में जैसे अल्लाह बेहतर जाने क्या हो गया और अचानक रिजर्व्स भी ख़त्म होने शुरू हो गए, रेमिटेंसेस भी बंद हो गई, एक्सपोर्ट्स भी बंद हो गई, इंडस्ट्री भी बंद हो गई। जो अगर ये इमरान खान रशिया से वो तेल और गैस जिस कीमत में उनकी मुज़ाकरात चल रहे थे वो अगर दे दी जाती और वो पाकिस्तान आ जाते तो शायद आज हमें IMF के पास
जाने की ज़रूरत ही ना रहती। लेकिन शायद यही मकसूद नहीं था इंटरनेशनल फोर्सेस को कि किसी तरह से पाकिस्तान इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हो जाए और प्रोग्रेस की रास्ते पे चल पड़े और एक बेहतर इकॉनमी, एक बेहतर मुल्क बन जाए, एक बहुत बेहतर इस्लामिक स्ट्रेंथ वाली एक कंट्री बन जाए। ये गवारा नहीं था बहुत सी इंटरनेशनल फोर्सेस को, जिस वजह से पाकिस्तान को बाकायदा तौर से एक सोची समझी, ये एक किसी कॉन्स्पिरेसी से कम नहीं कि उसको एक विक्टिमाइज किया गया, उसको टारगेट किया गया और उसकी इकॉनमी को आज की करंट हालात पे पहुंचा दिया गया। और इस यहाँ से आगे निकलने का रास्ता किस तरफ से जा रहा है, कहाँ से चल रहा है, किसी को इस वक्त फिलवक्त कुछ समझ नहीं आ रही। ना इकोनॉमिस्ट इसमें कोई मदद कर पा रहे हैं, ना IMF किसी तरह से सपोर्ट देने को तैयार है, ना कोई इंटरनेशनल पाकिस्तान का कोई दोस्त मुल्क पाकिस्तान का हाथ पकड़ने को तैयार है। कोई जब तक IMF का पैकेज नहीं होता, कोई इंटरनेशनल एंटिटी, कोई कंट्री, कोई डोनर पाकिस्तान को पैसे नहीं देगा। और IMF पैसे देगा या नहीं देगा, पाकिस्तान को मज़ीद कर्जा देगा या नहीं देगा, इसके अंदर पूरी की पूरी कौम अभी भी इस डेडलॉक में फंसी हुई है। अल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए कोई बेहतरी के रास्ते निकाले और हमें इस मुश्किल से बाहर करे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।